व्हाट्स अप गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 1। और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इसमें, स्केलर और वेक्टर सब करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पूरा चैप्टर खत्म किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और लेक्चर 5 देखें। वेक्टर अलजेब्रा शुरू करते हैं, लेक्चर 1। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा में हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज से, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है हमारी? फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर दैट समथिंग हैज अ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, वो होता है स्केलर। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, राइट। और एक और चीज क्या होती है वेक्टर में एडिशनल, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कई बार मिस कर जाते हैं, एंड ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा हैं उनको वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं, राइट, ओबे करते हैं। एग्जांपल्स देखो क्या है। स्केलर का एग्जांपल क्या क्या आएगा? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ठीक है ना। स्पीड, वॉल्यूम, मास जब हम देखते हैं, है ना, आपने बाइक पे या कार में देखा होगा स्पीडोमीटर लगा होता है, तो उसमें हमारा बताया रहता है कि है ना, किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रखी है, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, बट इन विच डायरेक्शन वो नहीं बता रखा होता, है ना, क्योंकि वो स्पीड है ना। वहां पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रखा हुआ, वहां पे हमें डायरेक्शन नहीं दे रखा, राइट। तो मास भी ऐसे ही है, वॉल्यूम, है ना। तो ऐसे ही होता है कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में है ये तो हम कभी बात नहीं करते, है ना, वो तो हमारे लिए मीनिंगलेस रहेगा। और वेक्टर में देखो डायरेक्शन की बात होती है ना। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है जब भी हम फोर्स लगाते हैं, मैंने इंक्लाइंड फोर्स लगाई किसी मास पे, राइट, इंक्लाइंड फोर्स लगाई तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, है ना, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। इफ एफ फोर्स आई एम अप्लाइंग, है ना, फिजिक्स में होता है हमारा। तो फोर्स में हमेशा डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होता है। और वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में आई होप इट इज क्लियर। और एडिशनल बात क्या है कि इट शुड ऑलवेज द लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉज हैं उनको फॉलो करता है, राइट। तो आगे चलते हैं। अब ना ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी ना बात, ऑलवेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में आता है और उसका आंसर मैं करने वाला हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इज करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, है ना। फिजिक्स में आपने डिटेल में पढ़ रखा है, करंट के बेस पे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, चैप्टर्स भी हैं, है ना। करंट हम करते हैं। देखो करंट क्या है हमारा? करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। किस करंट का हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, कितने एम्पियर करंट है, और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो भी हमेशा दे रखा होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, राइट। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर यहां से बोले, अगर कोई बच्चा मान लो जल्दी में है तो वो देखेगा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड ही विल से करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट नो। क्योंकि आपको तीसरी जो बात है, मैंने बताया था ना कि आपको ये भूलना नहीं है, एंड ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो देखना है कि वेक्टर्स जो करंट है वो उसको ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अब देखो, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट नॉट फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा। फॉलोज नहीं करता अलजेब्रा के लॉज को, सो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये छोटा सा एग्जांपल देखना। आपको पता है आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, राइट, फिजिक्स आपने पढ़ रखा है। अगर 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा, है ना। करंट फ्लोइंग इन अ वायर की बात कर रहा हूं मैं।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 एम्पियर, है ना, 3 + 3 होके 6 एम्पियर करंट यहाँ पे चला जाएगा। पर आपने ध्यान से देखा जो हमारा एडिशन ऑफ करंट हुआ है, यहाँ पे जो हमारा करंट का एडिशन हुआ है वो एल्जेब्रिकली हुआ है, राइट, है ना, जैसे हम 2 + 2 4 करते हैं, 3 + 3 6, मैथमेटिकली हुआ है, एल्जेब्रिकली हुआ है, राइट। यहाँ पे कोई वेक्टर्स का यूज नहीं किया गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो एक वेक्टर्स थे और अगर, क्योंकि यहाँ पे 6 एम्पियर जाएगा, अदरवाइज क्या होता, अगर ये वेक्टर लो को फॉलो कर रहा होता तो क्या होता कि 3 एम्पियर इधर से आया और नीचे वाला -3 होता, तो 3 एम्पियर -3 एम्पियर इक्वल टू 0 हो जाता, तो यहाँ पे 0 जाता अगर ये फॉलो कर रहा होता वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। बट करंट वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा, ये जस्ट सिंपली एडिशन कर रहा है टू करंट्स की, राइट। सो एक और छोटा सा ना, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है, बट उस फॉर्मूले को बताऊंगा ना तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, राइट। आपको पता है कि करंट को किससे डिनोट करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है आई से, राइट। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे होता है, राइट। तो चार्ज क्या है, चार्ज तो एक चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर अपॉन स्केलर तो स्केलर ही रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी तो आ नहीं पाएगा, राइट। सो इसीलिए जो हमारा करंट होता है वो उसमें स्केलर, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मानते हैं, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्केलर करंट इज अ स्केलर, करंट स्केलर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। आगे देखो, स्पेशली ये ना एक्चुअली वेक्टर्स का चैप्टर है, ये फिजिक्स, फिजिक्स का चैप्टर भी इसको बोल सकते हैं, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है इसका, राइट। आगे देखो नोटेशंस कैसी हैं, कैसे नोटेशंस कैसे रहेंगे हमारे, वेक्टर्स को कैसे डिनोट करोगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, है ना, ए बी सी के ऊपर एक छोटा सा एरो डाल दो तो इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बोल देंगे, ठीक है, स्मॉल में यूज कर रहा हूँ। एंड फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, ये जो वेक्टर दे रखा है इसके दोनों साइड बार लगा दो, राइट, वर्टिकल बार लगा दो दोनों साइड, मॉड की तरह होता है हमारा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो, ठीक है। दोनों चीजें हटा दो, सीधा एबीसी लिख दो, तो वो भी अंडरस्टूड है कि मैग्नीट्यूड ही है, राइट। आपको ये नोटेशन याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो सकता है, कई बार ऐसे दे रखा हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि लेंथ, एक एरो जो है हमारा वेक्टर जो है उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। अगर किसी का लेंथ छोटा है वेक्टर का तो उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा हो। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे बी वेक्टर दे रखा है। अब देखने से ही मुझे पता लग रहा है कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वेक्टर बी, राइट। अगर ए का लेंथ ज्यादा है इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। यहाँ पे दे भी रखा है एज लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी, राइट। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक है इसीलिए मैंने बताया नहीं था अभी, ठीक है। ये जो आगे वाला एरो रहता है ये वाला, है ना, जो डायरेक्शन शो कर रहा है इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर, राइट, हेड ऑफ अ वेक्टर। और यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ये जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, टेल ऑफ अ वेक्टर, टेल ऑफ अ वेक्टर। ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन से लॉ आते हैं हमारे, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला लॉ आता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जहां पे भी मैं एडिशन लिख रहा हूं इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। जब भी मैं एडिशन की बात कर रहा हूं तो इट इज अंडरस्टूड दैट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। क्योंकि ये वेक्टर्स का चैप्टर है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है हम वेक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में, राइट। आगे देखो, ये देखो,
अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन ना ये आपने कर रखा है, लोअर क्लासेस में भी होता था, ठीक है। ये देखो, मान लो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, दिस एरो इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, राइट, एक वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। सो दिस इज ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर ना जहां पे ए वेक्टर खत्म हो रहा था वहीं से बी वेक्टर शुरू होके ऐसे जा रहा है ना, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है, वो बोलते हैं कि अगर ए इस डायरेक्शन में है और बी यहां से इस डायरेक्शन में है, तो देयर विल बी सी जो यहां से शुरू होके सीधा यहां तक जाएगा, ये सी वेक्टर, राइट। अब इनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अब ना इसको सीधा कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन सीधा लिखो, ए दिस डायरेक्शन प्लस दिस, मतलब पहले यहां से यहां तक जाओ फिर यहां से यहां तक जाओ, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना आएगा, सी वेक्टर, यहां से यहां तक जाना इक्वल होगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो सी वेक्टर होता है वो हमेशा ए प्लस बी रहता है, राइट। आगे देखो, यहां तक देख लो, ए वेक्टर अब इस डायरेक्शन में है ना, और यहां से शुरू होकर सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, तो बी वेक्टर क्या होगा, तो यहां से यहां तक सीधा जाने वाला बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो आप पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे सीधा लिखो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और वी वेक्टर यहां से देखो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ना ओरिजिनेटेड वेक्टर इनको बोलते हैं जिसका ओरिजिन सेम है, राइट, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके। यहां से यहां तक क्या है, बी वेक्टर है। तो इसका अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, यहाँ पे डॉटेड लगा के देखो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये बीच में से डायगोनल जो आएगा, है ना, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, बस इसमें दो बन गए, राइट। अब ना, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्वेश्चन में कोई और कर्व दे रखा है, ना तो वो ट्रायंगल है ना वो पैरेललोग्राम है, दिस इज समथिंग एल्स, समथिंग कोई क्लोज्ड कर्व, यू नो, पेंटागन, हेक्सागन, कोई इस तरह का दे रखा है। तो उस केस में ना तो मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, ना ही मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के लिए मतलब देखो, जो फॉर्मूला जो जो वेक्टर लॉ जो जो वाला एडिशन का जो एक फॉर्मूला हम अभी करने वाले हैं ना, एक मेथड, वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के भी क्वेश्चन को कर देंगे उससे, पैरेललोग्राम का भी उससे हो जाएगा, मतलब ये वाले तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इनका क्लासेस था, लोअर लेवल तक था, वो हो चुका है, ठीक है। अभी इनको याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है लूप लॉ ऑफ एडिशन, लूप लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज वैलिड फॉर ऑल क्लोज्ड कर्व, सभी क्लोज्ड कर्व्स के लिए जिसमें वेक्टर्स हो। अब ये मत बोलना कि सर सर्कल भी तो क्लोज्ड कर्व होता है, आई एग्री, बट देयर इज नो वेक्टर्स, क्योंकि आप वेक्टर लॉस तो आप वहीं पे यू नो यूज करोगे जहां पे वेक्टर्स है, यहाँ पे साइड्स हैं, आप उनको वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, सर्कल में देयर इज नो साइड एट ऑल, राइट। तो आगे देखो, आगे देखो, देखो लूप लॉ ऑफ एडिशन को कैसे करोगे, यहाँ पे ना हम एक डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जर्नी स्टार्ट करनी है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जैसे रेस होता है, इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है और घूम फिर के फिर से वहीं पे आना होता है, वही करना है, रेस लगानी है। आप याद रखो कि लूप लॉ ऑफ एडिशन में रेस लगानी, ऐसा याद रखो, राइट। देखो यहाँ पे देखो ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यहां से यहां तक बी वेक्टर दे रखा है ना, ये देखो वेक्टर्स डायरेक्शन, वेक्टर्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये यहां से यहां तक दे रखा है सी वेक्टर, ठीक है, ये यहां तक ऐसे डायरेक्शन। अब ना मुझे, अब मुझे लूप लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, लूप लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि किसी भी एक डायरेक्शन में ना चलना स्टार्ट कर दो। अब ना यहाँ पे देखो, मैं क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से मैंने शुरू किया, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी पॉइंट से घूम के आओ, उसी पॉइंट पे वापिस आना जरूरी है, राइट, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में मैं गया, ठीक है, ये देखो दिस इज माय डायरेक्शन, ये माय डायरेक्शन, ठीक है, ये माय डायरेक्शन है, इसको मत देखना, ये वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज माय डायरेक्शन, यहां से पहले यहां गया, फिर यहां आया, ये देखो ये माय डायरेक्शन है, और फिर यहां से यहां तक, अंत में यहां पर आ गए, साइकिल
एक कंप्लीट करना ही करना है, बीच में नहीं छोड़ सकते, राइट, और दोबारा भी नहीं घूम सकते, राइट। तो देखो, जब वेक्टर की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है तो प्लस ले लेना, अगर अपोजिट है तो माइनस ले लेना, बस इतना याद रखो। देखो, मैं यहां से यहां तक गया, मेरी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और वेक्टर की भी इसी डायरेक्शन में, तो सी प्लस आ गया, सी के आगे प्लस आ गया। अब देखो, यहां से मेरी डायरेक्शन इस नीचे को है और वेक्टर बी की डायरेक्शन ऊपर को है, तो माइनस बी आ गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। फिर यहां से मैं पीछे को जा रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मेरी डायरेक्शन इस यहाँ पे है, ठीक है, इस तरफ है, और ए की इस तरफ है, तो अपोजिट है ना, तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, है ना। नेट आप देखोगे आपका डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या है, जीरो, आप क्योंकि वो उसी पॉइंट पे वापस आए हो, राइट, सो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सी निकालो, सी क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ना देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, यही एग्जांपल हमने पहले ये यहाँ पे की हुई थी, यही वाली एग्जांपल मैंने की है, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से किया था तो भी नहीं आया था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ भी तो यही आया है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब लूप लॉ ऑफ एडिशन से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, राइट। तो आपको यही याद रखना, यहाँ पे देखो लिख भी रखा है कि एनी डायरेक्शन यू कैन मूव, जस्ट कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके, राइट। यहां से मर्जी स्टार्ट करो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, पहले मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ओके ओके, यहाँ पे ना ये ना इस तरफ था, ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए यहाँ पे माइनस ए आया, और यहाँ पे देखो बी वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मेरी डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस बी आ गया। और यहाँ से जब मैं नीचे आऊंगा, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है, तो सी और मेरी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो बी कितना आ गया, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसे घूमो, यहाँ से शुरू शुरू करो, ए और मेरी डायरेक्शन दोनों सेम है तो ए प्लस आ गया, ए वेक्टर आ गया। अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो बी और मेरी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस बी आ गया, राइट, तो माइनस बी आ गया। अब यहां से पीछे जाना है वापस, सेम डायरेक्शन, प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, राइट। और एग्जांपल्स भी कर लेना, ठीक है, बहुत इजी है, आपको 2-3 एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने एग्जांपल्स काफी करवा दिए हैं, ठीक है। एक और हमारा देखो पेंटागन का भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पेंटागन दे रखा है हमें, 5 साइड है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ए और मेरी डायरेक्शन सेम है, ए प्लस, बी और मेरी डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस बी, सी और मेरी डायरेक्शन सेम है, प्लस, डी और मेरी डायरेक्शन डिफरेंट है, माइनस सी, और यहाँ से नीचे आना, एक्स और मेरी डायरेक्शन डिफरेंट है, माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो, एक्स कितना आ गया, ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, और एग्जांपल्स एक दो कर लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आगे देखो, आगे क्या है हमारा, काइंड्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स की किस्में, वेक्टर्स किस कैसे कैसे वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला वेक्टर क्या है, नल और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अच्छा, नल और जीरो का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो, राइट। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो। अब कई स्टूडेंट्स को लगता होगा कि डायरेक्शन इज जीरो, डायरेक्शन जीरो मत लिख देना, या ऐसा मत लिख देना कि डायरेक्शन है ही नहीं, नो डायरेक्शन भी मत लिख देना, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो होता है क्योंकि नल वेक्टर या जीरो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ ही तो होती है एरो की, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ एरो, अभी लेंथ है ही नहीं, इसका मतलब वो नल वेक्टर क्या हुआ, वो एक डॉट ही तो हुआ, वो एक पॉइंट है, राइट, जस्ट अ सिंगल पॉइंट। सो डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड जीरो है, बट जो डायरेक्शन होता है वो एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, कोई भी एक डायरेक्शन हो सकता है। अभी देखो, अब अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि देयर इज नो डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या है, देखो अगर आप बोल रहे हो नो डायरेक्शन, नल वेक्टर हैज डायरेक्शन बिकॉज इट्स अ वेक्टर, नल वेक्टर की डायरेक्शन तो है भाई, क्योंकि इट्स अ वेक्टर, क्योंकि अगर आप बोलो कि डायरेक्शन नहीं है, इट मीन नल वेक्टर इज नॉट अ वेक्टर एट ऑल। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन भी है क्योंकि इट्स अ वेक्टर, राइट। सो नो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इट हैज अ डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, डॉट की तरह हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये डॉट इस डायरेक्शन में, ये
आर्बिट्रेरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं, ये डायग्राम बनाने। आगे आता है हमारा, आगे आता है हमारा यूनिट वेक्टर, राइट। अब यूनिट वेक्टर में क्या है, वन सेकेंड, या ओके, यूनिट वेक्टर में क्या है, यूनिट मींस वन, है ना। अब आप बोलते हो या आप बोलते हो कि पर केजी, है ना, पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ऐसे बोलते हो, है ना, यूनिट्स में देखो तो वो बोलता है वो एक का बताता है, पर मींस वन का यूनिट, है ना। तो यूनिट मींस वन, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, वन होगा। यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड वन, और डायरेक्शन वो दे रखा होगा क्वेश्चन में, डायरेक्शन विल बी स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, राइट। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। अब यूनिट वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप, राइट। और ए कैप को, ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब किसी एक वेक्टर को अगर मैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ए कैप आ जाएगा, जो कि मेरे पास यूनिट वेक्टर होगा उस डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। a cap is equal to vector upon magnitude, means a vector upon magnitude of a, simply, right? I hope it is clear. या हाँ हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने ना, मान लो मुझे ए वेक्टर दे रखा था, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, राइट। पर ना जब मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर मैंने कैसे निकाला, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करके यूनिट वेक्टर आ गया। अब जो मेरा यूनिट वेक्टर आया है ना, ए कैप, ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, क्योंकि ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन है। मतलब अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, अगर आपने उस वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड जितना मर्जी हो, अगर आपने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और फिर उसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो वन आएगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, आपको याद है, क्योंकि आई कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो वन होता है ना। मैग्नीट्यूड का आगे आ रहा है, टेंशन मत लो, आगे डिटेल में समझाया जाएगा, राइट। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, जेड एक्सिस में क्या होता है, के कैप, ठीक है। तो ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं, राइट। आगे आता है हमारे पास फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स कौन से हैं, यू कैन शिफ्ट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इटसेल्फ। फ्री वेक्टर्स कौन से हैं, वो वाले वेक्टर जिनको आप पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये वेक्टर अगर फ्री वेक्टर है, इसका मतलब मैं इसको पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं, कि अगर मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, और एक वेक्टर तो ये है और ये वेक्टर ना, एक वेक्टर ये है, मान लो एक वेक्टर ये वाला एक्स एक्सिस ले लो और एक वेक्टर ये है, तो आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे, डायरेक्शन पता करने के लिए, आई मीन एंगल पता करने के लिए टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए, तो इसको पहले शिफ्ट करोगे यहां तक, ऐसे लाओगे, फिर ये वाला एंगल देखोगे, है ना। इसीलिए शिफ्टिंग जरूरी है, शिफ्टिंग काम आती है जब हमें एंगल फाइंड आउट करना रहता है, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये देखो, मान लो ये हमारा 3D में एक पॉइंट दे रखा है, 213 रेखा, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पता है क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होता है हमेशा ओपी, राइट। ओ क्या है, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से अगर मैं उस पॉइंट तक एक वेक्टर देखूं, बनाऊं, तो वो हमेशा मेरे पास पोजीशन वेक्टर होता है। आपको किसी पॉइंट का पोजीशन पता करना है ना, तो उसके लिए आपको हमेशा जरूरत पड़ती है पोजीशन वेक्टर की इन 3 डायमेंशनल, राइट। तो ओपी ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो ओपी असल में देखो क्या है, क्या ओपी क्या है, 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप, ठीक है। ऐसे देख लो डिस्टेंस वगैरह इसका ऐसे लगा के, राइट। तो ओपी क्या आ गया हमारे पास, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। मतलब जो पॉइंट होता है ना, उसके सीधा लगा दो कि 2 आई कैप, मतलब 2 डायरेक्शन है, 2 मैग्नीट्यूड चल रहा है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, प्लस वन मैग्नीट्यूड चल रहा है इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस,
और 3 चल रहा है इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, राइट। ऐसे याद रखो, इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो कि इस पॉइंट पी का कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस बस बस ना आई जे के लगा देना है साथ में, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। एड्रेस ऑफ अ पॉइंट देखो, कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम जो हमारा 3D का होता है उसमें अगर मुझे किसी पॉइंट का एड्रेस पता करना है तो वो पॉइंट सीधा होता है 213 जैसे था, है ना, ये पॉइंट होता है। बट वेक्टर में क्या होता है, पोजीशन। आप एड्रेस कैसे पता करते हो, वो पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप का है, राइट। आगे देखो, देखो मान लो मेरे पास ए एक पॉइंट है 210 और बी एक पॉइंट है 321। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आ गया, आपको पता है पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करना है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, ये तो वैनिश हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, राइट। अब अब लूप लॉ इसीलिए सिखाया गया है ताकि यहाँ पे यूज करें, राइट। तो लूप लॉ लगाओ, चले जाओ एक डायरेक्शन से, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दो। ये देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ओ ए सेम डायरेक्शन में है तो ओ ए पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, ए बी भी देखो सेम डायरेक्शन में है, मेरी और वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी। यहाँ पे देखो डिफरेंट है, वापिस आना है ना, डिफरेंट है तो ये माइनस ओ बी आ गया इक्वल टू 0। तो ए बी कितना आ गया हमारा, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब अगर ए बी निकालना है तो वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर बी ए निकालना है तो वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसका मतलब जब भी मुझे मान लो मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है तो जो पीछे वाला होता है पहले उसका पोजीशन वेक्टर लिखो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आगे वाला, फिर आ जाएगा आंसर। अब ए बी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी निकालना है मुझे तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख लो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखा ये वाला 3 आई कैप वाला, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया। तो ए बी वेक्टर मेरे पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नीट्यूड निकालना। आपके पास वेक्टर आ चुका है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने किया था, बार लगा दो, इज इक्वल टू अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जितना है उसका स्क्वायर कर दो प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, तो √3 आ गया, ठीक है। आगे मैग्नीट्यूड आ रहा है, देखो आ गया, अभी आपने देख लिया होगा, ठीक है। आगे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, बेसिकली मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर दे रखा है v इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, राइट। अब वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे होता है, बार्स लगा दो दोनों साइड, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। अब ये याद रखना ये हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और लेंथ ऑफ एन एरो भी बोल सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। ये देखो मान लो आपने ओ बी जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, तो फिजिकली अगर डायग्राम में देखे तो आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने ये जो लेंथ है ना ओ बी पूरा जो ये लेंथ है ये वाला मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जैसे मान लो बी बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 9, तो इज इक्वल टू 3। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अंडर रूट 9 को आपने 3 लिखा, बट अंडर रूट 9 की तो टू वैल्यूज होती हैं, +3 और -3, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, है ना, ये हमेशा डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना। ये तो आप बोल नहीं सकते कि मैं 5 कदम नेगेटिव चला था, 5 कदम डिस्टेंस में 5 किलोमीटर नेगेटिव चला था, नहीं, ये तो मीनिंगलेस है। इसीलिए यहाँ पे जो -3 है उसको रिजेक्ट किया गया, बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, राइट, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। आगे देखो, आगे चलते हैं, ओके। आगे क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर को,
एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मुझे इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मैंने के ले लिया, तो के ए वेक्टर क्या आ जाएगा, जो स्केलर है उसको सभी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप और कोफिशिएंट ऑफ के कैप सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस के वाई के जेड। ठीक है, सिंपली देखो, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से, जो कितना आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है स्केलर को, सिंपल, राइट। आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, आप एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो बाहर और अंदर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सिंपली के ए वेक्टर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो के प्लस एल कोई कांस्टेंट है और ए वेक्टर है, ये जो स्केलर है, तो ए वेक्टर पहले के से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए वेक्टर फिर एल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और देखो इस साइड ही रह रहा है ना, वैसे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही होना है, ठीक है। बट आप इसको ध्यान में रखना कि आपको कोफिशिएंट ऑफ आई कैप और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप और कोफिशिएंट ऑफ के कैप से अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना है, राइट। कोलिनियर वेक्टर, आगे कोलिनियर वेक्टर हमारे कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर कौन से हैं, ओके, कोलिनियर वेक्टर थोड़ा, ओके यहाँ पे, ओके, तो ये मिस्टेक से लिख हो गया, ओके कोई बात नहीं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो सबसे पहले जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात जो देखनी है, उन दोनों वेक्टर्स की टेल टू टेल शुड बी कनेक्टेड। टेल, दोनों वेक्टर्स की जो टेल होती है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, वो होना चाहिए पहले, तभी फाइंड आउट कर सकते हो। तो टेल टू टेल शुड बी कनेक्टेड, टेल टू टेल, इसको याद रखो, एक फेमस सॉन्ग से ताल मिला, सुन रखा होगा, दोबारा सुन लेना अगर नहीं सुना है तो, ठीक है। ताल से ताल मिला मतलब हमारे केस में हो जाएगा टेल से टेल मिला, राइट, ओनली देन यू कैन फाइंड एंगल, राइट। सॉन्ग याद रखो, लिख रखा है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ हमेशा लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होता है, और जो हमारा फर्स्ट पिन्ड कमेंट होता है उसमें भी हमारा लेक्चर नोट्स रहता है, तो डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो डाउनलोड करके रखो ताकि अच्छे से नोट्स बना सको। आगे चलते हैं, देखो जब भी वेक्टर आप डायरेक्शन एंगल मेजर करते हो तो वो हमेशा 0 to 180 के बीच में होता है, राइट। 0 to 180 के बीच में ही एंगल मेजर करोगे हमेशा, एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये देखो मैंने बोला था ना शिफ्टिंग जरूरी है, शिफ्टिंग पे क्यों इतना जोर दे रहा था, क्योंकि जब भी हम ये चीज मैं तब बता रहा था बट अभी मैं दिखा रहा हूँ, राइट, अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये मेरे पास बी वेक्टर था, ये मेरे पास कोई हवा में ए वेक्टर है ना, ये हवा में है, ये जमीन पे, राइट, ये हवा में है, ये जमीन पे है, बट मुझे जब एंगल फाइंड आउट करना है, बट मुझे इसको हवा में से जमीन पे लाना पड़ेगा, ये फ्री वेक्टर है, ये शिफ्टिंग वेक्टर है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो ताल से ताल मिला मतलब टेल एंड टेल शुड बी कनेक्टेड। टेल कौन सा है, ये वाला, ये तो हेड होता है, ये तो हेड होता है, ये वाला टेल होता है, ये भी टेल है इसका, ये भी इसका टेल है ना। तो टेल एंड टेल कनेक्ट कर दो, और ये एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लो, राइट। देखो both tails connected here, so now you can measure the angle between vectors, right। आगे आता है हमारा बहुत ही फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन जो है जेई में बनता ही बनता है, हमेशा बनता है, राइट, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। और ना मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये तो याद रहता है कि ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन है, बट वो ये भूल जाते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ याद कर लेना अच्छे से, दो नाम है, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, दोनों सेम है, दोनों सेम है, राइट, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। देखो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ईदर 0 डिग्री और 180, है ना, 0 डिग्री है या 180 है तो उसको पैरेलल बोलते हैं या कोलिनियर बोलते हैं, या तो 0 डिग्री है या 180 है, राइट, ये 0 हो गया, ये 180 हो गया, हाँ ये 50 90 होता है, ये 180 हो गया, राइट। ये देखो अब ये देखो सेम डायरेक्शन में है, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, है ना।
और जो सेम डायरेक्शन में उसको लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। सेम डायरेक्शन मींस लाइक वेक्टर, है ना। तो ये कोलिनियर हो गया, कोलिनियर या पैरेलल है, दोनों है, राइट। आगे ये देखो, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। एंगल कितना हुआ, अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अब अपोजिट है डायरेक्शन में, इट मींस अनलाइक वेक्टर्स है, अनलाइक वेक्टर इट मींस अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो दोनों जो डेफिनेशन है वो कोलिनियर की ही है ना। एंगल जो है 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, तो कोलिनियर वेक्टर हो गए। अब देखो कोलिनियर वेक्टर जो है वो दो तरह का है, या तो अनलाइक वेक्टर्स है या लाइक वेक्टर्स है। लाइक वेक्टर जब थीटा 0 है, अनलाइक वेक्टर जब थीटा 180 है, राइट। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर दे आर प्रोपोर्शनल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी रखा है। इस जो डेफिनेशन है ना, ये जो एक पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन 110% आता ही है, इसको याद रखो। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं और कोलिनियर, पैरेलल या कोलिनियर होते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, ये देखो, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल देन a इज इक्वल टू लैम्डा बी। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, मतलब a इज इक्वल टू सम लैम्डा इनटू बी वेक्टर, है ना, लिख सकते हो, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, यहाँ पे देखो, मान लो ये जो ए वेक्टर, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है बी वेक्टर, है ना। अब दोनों पैरेलल है ना, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब बी को मैं 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तभी 6 आएगा, राइट। सो b इज इक्वल टू 2a, इसमें इट मींस b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, है ना, है ना। आप जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तभी तो कांस्टेंट लगता है, इसका मतलब b इज प्रोपोर्शनल टू a। इसीलिए बोल रखा है कि two vectors are parallel or collinear, then they are proportional, then they are proportional। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, देखो, वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल। दो वेक्टर है वो पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर लिखा हो, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मींस उनके, ओके, टू वेक्टर आर पैरेलल, इट मीन दे आर प्रोपोर्शनल। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, प्रोपोर्शनल है मींस रेशियो विल बी सेम, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रखते हो, प्रोपोर्शनल मींस रेशियो विल बी सेम, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, देखो 2/8 वो इक्वल होगा -3/लैम्डा, वो इक्वल होगा k/4, है ना। ये अगर तीनों बराबर है तभी वो दो वेक्टर जो है वो पैरेलल है या कोलिनियर, राइट, अदरवाइज नॉट। अब देखो, इनमें से किसी भी दो को इक्वेट कर लो तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -10, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे क्या है, या आगे क्या है हमारे पास, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इट मींस प्रोपोर्शनल और रेशियो विल बी सेम, ऐसे याद रखो, ये चीज याद रखो, इफ ए इज पैरेलल टू बी इट मींस प्रोपोर्शनल या रेशियो विल बी सेम, ठीक है। सो कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, कोप्लेनर, coplanar means they have the same plane, right, vectors lying in the same plane, same plane में लाई करने वाले वेक्टर जो होते हैं उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। मान लो ये एक प्लेन है, इसमें देखो ये बहुत सारे वेक्टर हैं जो इसी में है ना, कोई भी इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना, कोई एंगल नहीं बना रहा है इस प्लेन के साथ, तो ये सभी क्या है, इन सब में क्या है, डायरेक्शन जो वेक्टर एंगल जो है इन सब में वो 0 डिग्री है, इसका मतलब ये सभी क्या है कोप्लेनर। ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। आगे देखो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। जब भी आप दो वेक्टर्स लेते हो ना, ये भी याद रखना, दो वेक्टर्स जब भी लेते हो वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है ना, मान लो ये एक वेक्टर है, तो इनको प्लेन कंटेन कौन कर रहा है, ये वाला, ये जो प्लेन है वो इनको कंटेन कर रहा है ना। ऐसे बना लो तो ये वाला प्लेन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। तो मतलब जो दो वेक्टर्स हैं उनके लिए तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो कोप्लेनर ना हो, दो वेक्टर जो है वो ऑलवेज कोप्लेनर रहेंगे।
पर 3 का देखो, अब 3 का देखो एग्जांपल भी दे रखा है, 3 और मोर वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। उसने बोला है 3 या 3 से ज्यादा कोप्लेनर नहीं हो सकते, है ना, हो भी सकते और नहीं भी, क्योंकि ये देखो ये 3 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5, ये बहुत सारे वेक्टर हैं, बट ये सब क्या है, कोप्लेनर है। पर किस केस में नहीं होंगे, देखो आई कैप ये रहा, जे कैप ये रहा, अब ना ये जो डॉट लगा है ये बाहर को है ऐसे, ये फॉर्मेशन बना रहा है वो, ठीक है। इन सब का जो डायरेक्शन एंगल है ना एक दूसरे से, वो 90 डिग्री है। इसका मतलब आई कैप वाला डायरेक्शन और जे कैप वाला ये तो सेम प्लेन में है, ये वाला प्लेन जो है ना, जो मेरा ये कॉपी का पेज है ना, बट ये जो के कैप वाला है वो तो परपेंडिकुलर है ना उस प्लेन के, तो जो के कैप वाला वेक्टर है वो इसमें परपेंडिकुलर है, वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो के कैप है इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, सो नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, तो सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा, राइट। आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में, एडवांस के क्वेश्चंस में आपको ये डेफिनेशन यूज करना पड़ता है, सीख लो अच्छे से। इफ लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स and theta be the angle between them, then its scalar product is denoted by a dot b and is defined as a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b cos theta, right। देखो सबसे पहली बात डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या है, ए और बी जो दोनों हैं वो नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, राइट, क्योंकि अगर एक भी जीरो हुआ तो वो जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट, उसका कोई फायदा नहीं, राइट। तो नॉन जीरो होने चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में दो एंगल है वो थीटा है, राइट। आपको पता है कि अगर आई डॉट आई करें, जे डॉट जे, के डॉट के करोगे तो वो 1 आ जाएगा। अब ये क्यों आता है 1, यहाँ पे आई डॉट आई करके देखो, आई डॉट आई किया, अब आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है ना, बी का भी ये मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, कॉस ऑफ एंगल कितना है, आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, तो 0 1 हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, सेम वाले का 1 आएगा, और कोई भी आप डिफरेंट करोगे, है ना, आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल कितना हो गया cos 90, तो cos 90 जीरो होता है, राइट, तो ये जीरो आ जाएगा, कोई भी डिफरेंट वाला देखोगे आई जे के आई है ना, वो जीरो हो जाएगा। देखो आई जे का देखो कर भी रखा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हो गया, ये तो 1 1 हो गया, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, cos 90 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। आगे देखो, मान लो ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब जब आप a डॉट बी निकालोगे, a डॉट बी को निकालने का सिंपल सा मेथड क्या है कि सबसे पहले जो i के कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस j के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस k के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो a डॉट बी क्या हो जाएगा, a1 b ये आएगा, ओके यहाँ पे b1 आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, राइट। आगे चलो, आगे क्या है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 k कैप, तो a डॉट b पता करो, a डॉट b के लिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 4। आई होप इट इज क्लियर। डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सॉरी, ओके, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के ही इक्वल होता है, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्या होता है, हमेशा एक नंबर आता है, हमेशा एक स्केलर आता है, राइट, इसीलिए तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ए डॉट बी का रिजल्ट आता है वो एक नंबर होता है, वो एक स्केलर होता है, राइट। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, राइट, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कैसे हुआ, देखो ए डॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों ए है तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, तो ये कितना आ गया, अब यहाँ पे ए कोई
यहाँ पे ये दे थोड़ी रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर होता तो 1 आ जाता, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, ये देखो ये दे रखा है। अब देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ए डॉट बी प्लस माइनस सी क्या क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, पहले इसको इससे कर दो, प्लस माइनस ए डॉट सी हो जाएगा, राइट। आगे ए डॉट बी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ए डॉट बी की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ए डॉट बी इन दोनों वैल्यूज के बीच में रहेगा हमेशा। अब ऐसा क्यों होता है, मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यों है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम बोलते हो, है ना, जब आप मैक्सिमम बोलते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अच्छा कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 होगा तो ये आ जाएगा, राइट। मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी। तो आंसर कितना आएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है अगर थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। जब 90 टू पाई हो जाता है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, और 90 पे वैल्यू 0 हो जाता है ना। ये तो हमें कॉस थीटा से ही पता लग रहा है, ये चीज तो कॉस थीटा से पता लग रहा है। देखो कर भी सकते हो, ए डॉट बी मान लो आपने ऐसे निकाला, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2, और ये एंगल कितना है कॉस ऑफ 120, कॉस ऑफ 120 क्या होता है, माइनस कॉस 60, राइट। कर सकते हो इसको, इसको तोड़ के कर सकते हो। तो ये नेगेटिव होता है, राइट। आपने देखा कि जब वैल्यू जो है इस रेंज के बीच में आ रहा है ना, तो वैल्यू नेगेटिव जा रहा है ना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, जीरो वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, दिस इज जीरो वेक्टर नॉट अ जीरो, राइट। जीरो वेक्टर मीन्स उसके सभी जो जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप होता है, राइट। तो जीरो वेक्टर जो है उसको मैं नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जब आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके कोफिशिएंट्स में तो जीरो ही है, तो यहाँ पे तो जीरो ही आ जाएगा और स्केलर आएगा, क्योंकि ए डॉट बी का आंसर जो होता है वो हमेशा स्केलर आता है, राइट। आगे देखो, थ्री डॉट थ्री डॉट ए वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर को 3 से डॉट ले रहे हैं, ये तो मीनिंगलेस है, क्योंकि हमने जब ए डॉट बी पढ़ा था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ए और बी जो है वो वेक्टर्स होंगे और नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे। यहाँ पे तो 3 है और 3 एक स्केलर है, ठीक है। आप स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते वेक्टर के साथ, तो दिस इज मीनिंगलेस, ठीक है। ये मीनिंगलेस हो गया। आगे देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी दो दो वेक्टर्स जो है उसके बीच में एंगल क्या होता है, वो होता है, देखो आपने ये किया ना, हाँ ये देखो ए डॉट बी किया आपने, ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब आपको एंगल बिटवीन टू चाहिए, है ना। हमने बोला कि ये यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन टू ही है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, तो इसको कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो लिखा, cos theta is equal to a dot b magnitude of a magnitude of b, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ओके। अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। आईआईटी जेई मेन की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जल्दी से देखें, ओके। हमारी प्लेलिस्ट बन रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 10th की क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट बन रखी है, एक्सप्लोर करें सब कुछ, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड, और जल्दी से हमारा लेक्चर 2 भी हमारा जल्दी ही आएगा, ओके। आई विल स्टॉप शेयर।
तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहें और मचाते रहें। थैंक यू सो मच।